नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का अपने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लॉ और सोशल टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक पे हमेशा अपना विचार रखता हूं, अपने बातें रखता हूं और आप सभी के साथ उसको साझा करता हूं। आप सभी का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। और इसी कड़ी में मैंने बीच में एक अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने एक एफआईआर क्वेसिंग का एक जो एफआईआर होता है उसको क्वेस करवाया था, रद्द हुआ था। मतलब कि कोई एफआईआर दर्ज हुआ था किसी व्यक्ति के ऊपर और उसको वो एफआईआर जो था फर्जी था, फेक था, मनगढ़ंत था, तो उसको रद्द करवा दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के मार्फत से। तो मेरे कई साथी जो हैं जो लॉ के फील्ड से नहीं हैं उनको बार बार इस पे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा था, जानने के लिए जिज्ञासा हो रहा था कि क्या एफआईआर को निरस्त किया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआर को रद्द करने का प्रोविज़न है। अगर आपको लगता है कि कोई एफआईआर आपके ऊपर गलत हुआ है, आपको फंसाने की नीयत से हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है, या आप दो पक्ष मिलके उस केस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो कंप्रोमाइज़ होता है, कंप्रोमाइज़ करके जिस कंसर्न कोर्ट में मैटर चल रहा था वहाँ भी ख़त्म किया जा सकता है। और कई बार कुछ फैक्ट जिसमें जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट होता है वो अनेबल होता है उस एफआईआर को क्वेश करने में, मतलब उस केस को ख़त्म करने का जो पावर होता है, प्रोविजंस होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में हमें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 482 को पढ़ें। सीआरपीसी का सेक्शन 482 इसमें डील करता है। उसमें प्रोविजन है कि एफआईआर को क्वेश कौन कर सकता है और एफआईआर रद्द करने का जो पावर है वो मतलब हाई कोर्ट को ही है। हाई कोर्ट चाहेगा और मटेरियल पाएगा, उसमें फैक्ट पाएगा तो एफआईआर को रद्द कर देगा। तो जो मेरे केस का सिनेरियो था वो ये था कि दो पड़ोसी थे और दो पड़ोसियों में किसी बात को लेके हल्की बहस हुई, लड़ाई झगड़े हुए और उसमें मतलब हॉट टॉक हुआ। हॉट टॉक में जैसे बहुत ही माहौल खराब हुआ, आपस में तू में हुआ। उसके बाद से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर जाके मतलब एक झूठा एफआईआर करवा दिया। एफआईआर इस बात का करवाया था कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, मेरे गहने लूटे गए हैं और मुझे गाली दी गई है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे उसमें फैक्ट थे। जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस केस को तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे निराधार पाई जाती हैं कि ना तो फिजिकल कोई फाइट हुआ था, ना तो जाति सूचक गाली दिया गया था और ना ही उनके घर से ज्वेलरी चोरी की गई थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे क्लाइंट थे वो इसमें एक्यूज हैं, मतलब केस करने वाला कोई और है और मेरे क्लाइंट के ऊपर केस हुआ था। तो उस केस को लेके हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में गए। जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो पड़पड़गंज थाने में दर्ज हुआ था और जो मैटर चल रहा था वो 30 हजारी कोर्ट में चल रहा था। तो वो 30 हजारी कोर्ट में उसका आज भी डेट था। वो हमने हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो 30 हजारी कोर्ट में यानी कि ट्रायल कोर्ट में हमने सबमिट कर दिया है और केस वो रफा दफा हो गया है। तो मैं यहाँ पे पहले हाई कोर्ट में क्या प्रोसेस हुआ है वो आपको बता देता हूँ। तो हाई कोर्ट में हमने क्वेसिंग के लिए 482 का एप्लीकेशन लगाया, पिटीशन डाला हमने और उस पर सुनवाई हुई। उसमें 2 या 3 डेट लगे जहाँ पे हमने ऑनरेबल जज, वो जो बेंच थी वो जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच थी, वहाँ पे हमने अपनी बातें रखी, सबमिशन रखा कि लॉर्डशिप ये जो मैटर है ये आपसी विवाद है, नॉर्मल विवाद है, इसमें आपस में हॉट टॉक हुआ है, कोई फिजिकल फाइट नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं आया है। जो हमारा जो कंप्लेनेंट है जिसने केस किया है उसके पास मेडिकल का कोई एविडेंस नहीं है, मारपीट का कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसके पास इंजरी रिपोर्ट नहीं है, कहीं भी उसने मेडिकल नहीं करवाया था कि मेरे पास मारपीट हुई है और मेरे साथ मारपीट हुई है और मुझे चोट लगा है, मेरा अंग भंग हुआ है, सर फटा है या कहीं से ब्लड निकला है। तो ये बिल्कुल उसके पास नहीं था। और
जहाँ ऑर्नामेंट्स की बात होती है, ज्वेलरी की बात होती है, ज्वेलरी पे भी वो लोग सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए कि हमारे घर में कौन कौन सी ज्वेलरी थी और कौन कौन सी ज्वेलरी चोरी हुई और किसने चोरी की। तो इस पे भी उनका कोई क्लियर रुख नहीं था, मतलब कोई स्पष्ट उनके पास इसका जवाब नहीं था कि जो एलिगेशन उन्होंने लगाया तो वो सही है या नहीं है, तो वो उसको जायज नहीं ठहरा पाए। और तो ये ग्राउंड हमें ये मिल गया। और तीसरा जो ग्राउंड उन्होंने लगाया था वो जाति सूचक लगाया था। जो एफआईआर दिया गया था उसमें लिखा गया था कि इन्होंने हमें जाति सूचक गाली दी, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि दोनों व्यक्ति सेम कास्ट के हैं और पड़ोसी हैं, आसपास में ही रहने वाले हैं और एक ही कास्ट और एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई एक जाति का ही व्यक्ति दूसरे जाति को जाति सूचक गाली कैसे देगा। तो ये बात हमें, जो उनका तीसरा एलिगेशन था, इसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिला। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोंगा के सामने हमने ये सबमिशन रखा कि लॉर्डशिप जो कंप्लेनेंट हैं वो भी और जो रिस्पोंडेंट हैं वो दोनों एक ही कास्ट के हैं, दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, दोनों एक लोकेलिटी में रहते हैं, एक पड़ोसी हैं। तो उसमें ये कास्ट का फैक्टर कैसे आएगा? तो एक ही जाति का व्यक्ति दूसरी जाति को जाति सूचक गाली कैसे दे सकता है? और तो वहाँ पे वो सरासर, मतलब उनका जो आरोप था वो सरासर गलत पाया गया। चौथा हमें बेनिफिट मिला कि जो इन्वेस्टिगेशन आईओ थे उस केस के उन्होंने ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट किया था और उन्होंने हमारा साथ दिया कि जो कंप्लेनेंट हैं उसकी सारी कंप्लेन, मतलब जो बातें हैं वो झूठी हैं, जो एक्यूज पर्सन है वो निर्दोष हैं। इनका इतना गलती है कि इनिशियल लेवल पे जब लड़ाई हुई थी दोनों में हॉट टॉक हुआ था, एक दूसरे को उन्होंने मारने की, देख लेने की धमकी दी थी। तो आईयू का जो बयान था कोर्ट में वो हमारे फेवर में गया। तो 4 पॉइंट्स ये हुए और 5वां पॉइंट्स हमें ये मिला कि जैसे हमें तीसरा पॉइंट बेनिफिट कर गया कि दोनों पार्टी सेम कास्ट की थी। तो 5वां हमारा ये बेनिफिट हुआ कि दोनों एक कास्ट के थे, एक कम्युनिटी के थे, तो दोनों के रिलेटिव कॉमन थे, कुछ कॉमन लोग थे और कुछ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, कुछ उनके शुभचिंतक रिश्तेदार थे। तो उन लोगों ने प्रेशराइज किया दोनों पार्टी को कि केस को लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग कंप्रोमाइज कर लो। तो इस केस में जब हमने वैसे तो हमने क्वेश्चन का पिटीशन लगा रखा था, और जब ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोंगा साहब ने हमारे कंप्लेनेंट से पूछा कि ये एफआईआर क्वेश करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने शुभचिंतकों के और सेम कास्ट कम्युनिटी के होने के चलते अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के सजेशन पे, उनकी सलाह मान के उन्होंने बोला कि हम केस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हम एक केस ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो पिटीशन हमारे फेवर में अलाउ हो गई और केस मतलब क्वेश हो गया, एफआईआर रद्द हो गया। उसका कॉपी लेके हमने ऑनरेबल लोअर कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब वहाँ से भी केस मतलब पूरा रफा दफा हो गया है। तो यही केस का प्रोग्रेस था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका केस जो है, किसी कोई भी केस अगर क्रिमिनल नेचर का है, सिविल नेचर का है, तो उसमें लगता है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस हैं या आपको सरासर फंसाया गया है, तो आप सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 482 के लाभ लेते हुए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वहाँ पे हाई कोर्ट में जो भी आपका कंसर्न, हाई कोर्ट, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई थी। अगर आप बिहार में हैं पटना हाई कोर्ट में, और यूपी में हैं तो लखनऊ में, इलाहाबाद में जाके हाई कोर्ट में आप पिटीशन दाखिल कीजिए कि हम एफआईआर को क्वेश कराना चाहते हैं, और उसके फेवर में मजबूत पक्ष दीजिए। आपके जो तर्क होने चाहिए, जो फैक्ट होने चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। और अगर आपके फैक्ट रिलायबल हुए, ट्रस्ट वर्दी हुए, तो आप कोर्ट, ऑनरेबल जो भी कोर्ट होगी वो सारे फैक्ट चेक करती हैं और आपका एफआईआर क्वेश हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आगे भी मैं लॉ से जुड़ी और आपकी जिज्ञासा से जुड़े जो भी टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उस पर मैं वीडियो लेता रहूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।